मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा पड़ोसी देश म्यांमार से लगती है। केंद्रीय क्षेत्र इम्फाल घाटी है जो राज्य के लगभग 10% भूमि क्षेत्र पर कब्जा करता है, जहां मुख्य रूप से मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। इनकी भाषा मेइती लोन है, जिसे मणिपुर भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। इस प्रकार इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र में नागा और कुकी जनजाति के लोग निवास करते हैं। मणिपुर को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। मैतेई जो बड़े पैमाने पर हिंदू है, लेकिन इसमें मुस्लिम, बौद्ध और मूल सनमाई अनुयायी भी शामिल है, जो आबादी का 53% हिस्सा बनाते हैं। मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार स्थानीय जिला परिषदों की अनुमति के अलावा उन्हें राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में भूमि खरीदने पर रोक दिया गया है। आदिवासी आबादी, जिसमें मुख्य रूप से ईसाई, कुकी और नागा शामिल है। राज्य की 35 लाख लोगों की आबादी में से लगभग 40% है। वे राज्य के शेष 90% भाग वाले आरक्षित पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। जनजातीय आबादी को घाटी क्षेत्र में बसने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। मणिपुर विधानसभा में राजनीतिक सत्ता पर मैतेई समुदाय का वर्चस्व है। विधानसभा की 60 में से 19 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, नागा या कुकी के लिए आरक्षित है। वहीं 40 अनारक्षित सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है, जिनमें से 39 सीटें पिछले चुनाव में मैतेई उम्मीदवारों ने जीती थी। मणिपुर में 16 जिले हैं, लेकिन आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल, विष्णुपुर और कांचिंग जैसे आज के घाटी जिले निंगथौजा राजवंश द्वारा शासित पूर्ववर्ती कांगलीपाक राज्य के अंग। मणिपुर घाटी छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में नागा जनजाति और चिन, कुकी, मिजो, जोमी समूह के लोग निवास करते हैं, जिसमें कुकी, थड़ो, पेट, वैफेई और जू समुदाय शामिल है। कांगलीपाक राज्य उस समय एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य था। वहां पर उत्तरी पहाड़ी से नीचे उतरकर आते नागा जनजातियों द्वारा बार बार हमला किया जाता था। मणिपुर के ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ने इस समस्या के समाधान के लिए मैतेई और नागाओं के बीच एक बफर के निर्माण के उद्देश्य से बर्मा की कुकी चिन पहाड़ियों से कुकी जोमी समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया। कुकी भी नागाओं की तरह के हिंसक उग्र योद्धा थे। महाराजा ने उन्हें पहाड़ी के किनारे बसने के लिए भूमि दी, जहां वे निचली इम्फाल घाटी के लिए एक ढाल के रूप में कार्य कर सकते थे। पहाड़ी समुदाय नागा और कुकी और मैतेई लोगों के बीच राजवंश शासन के समय से ही जातीय तनाव रहा है। 1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिए चले नागा आंदोलनों ने मैतेई और कुकी जोमी समुदाय में विद्रोह को जन्म दिया। कुकी जोमी समूहों ने 1950 के दशक में कुकी लैंड, भारत के भीतर एक अलग राज्य की मांग करने के लिए अपना सैन्यीकरण किया। इसने उन्हें मैतेई से अलग कर दिया, जिनकी पहले उन्होंने रक्षा की। वर्ष 1993 में हिंदू मैतेई लोगों का मुसलमान पंगलों से संघर्ष हुआ। उस दौरान जनजातीय नागाओं और कुकियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हुआ, जहां नागाओं द्वारा एक ही दिन में 100 से अधिक कुकियों के नरसंहार की घटनाएं भी हुई और हजारों कुकियों को उनके घर से खदेड़ दिया गया। मैतेई समुदाय के लिए एसटी शेड्यूल ट्राइब की मांग वर्ष 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति के द्वारा शुरू की गई थी। मैतेई समुदाय मानता है कि एसटी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति एवं की रक्षा के लिए आवश्यक है। मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, जहां राज्य
के पहाड़ी क्षेत्रों से उन्हें प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन वहां के जनजातीय लोग सिकुड़ती जा रही इम्फाल घाटी में भूमि खरीद सकते हैं। वर्ष 2006 से 12 की अवधि में बाहरी लोगों को रोकने के लिए मणिपुर में इनर लाइन परमिट ILP की मांग उठी। म्यांमार के साथ मणिपुर की पारगम्य सीमा पर कुकी-जोमी लोगों की मुक्त आवाजाही ने जनसांख्यिकी परिवर्तन के भय को हवा दी। वहीं दूसरी ओर जनजातीय समूह कुकी और नागा मेतेई को ST का दर्जा देने के विरुद्ध है। उनका मानना है कि मेतेई समुदाय जनसांख्यिकी एवं राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है और वह अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है, और मेतेई को ST का दर्जा मिलने से उनके लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर भी मिलेगा। कुकी और नागा जान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्य का बड़ा अंश मेतेई बहुल इम्फाल घाटी पर केंद्रित रहता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि किसी जनजाति को ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है। इसके लिए सबसे पहले राज्य सरकारें जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा करती है। राज्य की सरकार के अनुशंसा करने के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय उसकी समीक्षा करता है और उन्हें गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन के लिए भेजता है। अनुमोदन के बाद इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है और फिर अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब एक बार मंत्रिमंडल इसे अंतिम रूप प्रदान कर देता है, तब वह संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करता है। संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत इस पर अंतिम निर्णय लेता है। अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि मणिपुर में जो हाल हिंसा उत्पन्न हुई वह क्यों हुई, जबकि वन क्षेत्रों से जनजातीय लोगों की बेदखली और मेतेई के लिए ST दर्जे की मांग हाल ही के सबसे प्रमुख कारक रहे हैं, लेकिन पिछले एक दशक से विभिन्न मुद्दों को लेकर मेतेई समुदाय और जनजातीय समूहों के बीच विभाजन बढ़ा है। जैसा कि वर्ष 2020 में जब केंद्र सरकार ने राज्य में 1973 के बाद से पहली प्री सीमेंट प्रक्रिया शुरू की, तो मेतेई समुदाय ने आरोप लगाया कि इसके लिए उपयोग किए गए जनगणना के आंकड़े जनसंख्या विभाजन को सटीक नहीं दर्शाते। वहीं दूसरी ओर जनजातीय समूह कुकी और नागा का दावा है कि राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 40% हो गई है, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम है। पड़ोसी देश म्यांमार से प्रवासियों की घुसपैठ को भी हम इस हिंसा के कई कारणों में से एक मान सकते हैं। म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ है। मेतेई नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुराचांदपुर जिले में अचानक गांव की बाढ़ आ गई है। इन सभी में नशीले पदार्थों की भी एक समस्या है। कुछ जनजातीय समूह निहित स्वार्थों के कारण नशीले पदार्थों के विरुद्ध सरकार के सघन अभियान को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। अफीम के खेतों को नष्ट करने के साथ नशा विरोधी अभियान शुरू किया गया था। कुकी-जोमी समुदाय से संबंधित अवैध अप्रवासी साफ की गई जमीन पर नशीले पदार्थों की खेती कर रहे हैं। 2023 में राज्य सरकार ने आरक्षित वन क्षेत्रों में बस्तियों से अवैध अप्रवासियों को हटाने के प्रयास शुरू किए। अधिकारियों ने कहा कि म्यांमार के अवैध अप्रवासी है 1970 के दशक से यहाँ मणिपुर में बस रहे हैं। जनजातीय समूहों ने कहा कि अवैध अप्रवास एक बहाना है जिसके तहत मेतेई लोग जनजातीय आबादी को उनकी भूमि से खदेड़ना चाहते हैं। फरवरी 2023 में राज्य सरकार ने चुराचांदपुर, कंग पोक्पी और तेंगनोपुल जिले में वनवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए बेदखली अभियान शुरू किया। इस कदम को आदिवासी विरोधी के रूप में देखा गया। कुकी समूहों का दावा है कि सर्वेक्षण और निष्कासन अनुच्छेद 371C का उल्लंघन है, क्योंकि कुकी पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी हैं। अनुच्छेद 371C मणिपुर विधानसभा की एक समिति के निर्माण का प्रावधान करता है, जिसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं और उस समिति के उपयुक्त कार्यकारण की जिम्मेदारी राज्यपाल की होगी। राज्य
स्तर पर मणिपुर विधानसभा पहाड़ी क्षेत्र समिति आदेश 1972 के तहत गठित पहाड़ी क्षेत्र समिति मौजूद है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सभी विधायक पहाड़ी क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं। मार्च में मणिपुर कैबिनेट ने कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी सहित 3 कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते से हटने का फैसला किया। हालांकि केंद्र सरकार इस तरह की वापसी का समर्थन नहीं किया। कई मणिपुरी संगठनों ने भी पहाड़ी क्षेत्र में असामान्य जनसंख्या वृद्धि की शिकायत करते हुए 1951 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC बनाने के लिए नई दिल्ली में प्रदर्शन किया। पहले हिंसा तब भड़की जब कंगपोकपी जिले में एक झड़प में 5 लोग घायल हो गए, जहां प्रदर्शनकारी आरक्षित वनों और संरक्षित वनों और वन्य जीवों अभ्यारण्य के नाम पर आदिवासी भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ रैली आयोजित करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जबकि राज्य कैबिनेट ने कहा कि सरकार राज्य सरकार के वन संसाधनों की रक्षा के लिए और पोस्ता की खेती को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों में पर कोई समझौता नहीं करेगी। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति ST सूची में शामिल करने के लिए मैतेई समुदाय के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया। कुकी समुदाय को डर था कि ST दर्जे से मैतेई लोगों को निषिद्ध पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की इजाज़त मिल जाएगी और आदिवासी समूहों ने राज्य सरकार की कार्रवाई के विरोध में 28 अप्रैल को पूर्ण बंद का आह्वान किया, जिस दिन मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह को एक ओपन एयर जिम के उद्घाटन के लिए चुराचांदपुर का दौरा करना था। यात्रा से ठीक एक दिन पहले एक भीड़ ने जिम में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। 28 अप्रैल को धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू की गई और साथ ही 5 दिन के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मैतेई और कुकी लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM नामक एक आदिवासी संगठन ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च नामक एक रैली का आह्वान किया, जो चुराचांदपुर जिले में हिंसक हो गया। कथित तौर पर इस रैली में 60,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया था। 4 मई को भी हिंसा के मामले सामने आए। दंगाइयों पर काबू पाने के लिए पुलिस को कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कुकी विधायक वुन जागिनवाल थे, जो चुराचांदपुर के आदिवासी मुख्यालय के प्रतिनिधि है। उन पर दंगों के दौरान उस समय हमला किया गया जब वह राज्य सचिवालय से लौट रहे थे। 5 मई को उनकी हालत गंभीर बताई गई, जबकि उनके साथ आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरकार ने कहा कि हिंसा के दौरान लगभग 1700 घर और कई वाहन जलाए दिए गए। 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया था, जिसमें गैर आदिवासी बहुल इम्फाल, पश्चिम कपचिंग, थौबाल, जिरीबाम, विष्णुपुर जिले, साथ ही आदिवासी बहुल चुराचांदपुर, कंगपोकपी, तेंगनौपुल जिले शामिल है। मणिपुर सरकार ने 4 मई को देखते हुए गोली मारने का आदेश जारी किया। 4 मई को केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के सुरक्षा प्रावधान अनुच्छेद 355 को लागू किया और मणिपुर की सुरक्षा अपनी स्थिति को अपने हाथों में ले लिया। 14 मई तक मणिपुर में कुल सैन्य जमावड़ा 126 सेना कॉलम और अर्धसैनिक बलों के 62 कंपनियों का था। उसी दिन मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल स्थिति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने नई दिल्ली रवाना हुआ। इस बिंदु तक हिंसा से हताहतों और संपत्ति की क्षति की रिपोर्ट की गई। 73 लोगों की मौत और 243 घायल, 1809 घर जलाए गए, 46,145 लोगों को निकाला गया, 26,358 लोगों को 178 राहत शिविरों में ले जाया गया, 385 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इसके बाद भी मणिपुर से हिंसा की खबरें आती रही, जैसा कि 29 मई को हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम 5 लोग मारे गए। 14 जून को 9 मैतेई पुरुषों सहित कम से कम 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राज्य की राजधानी में डॉक्टरों और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार यह झड़प इतनी भीषण है कि सबों की पहचान करना मुश्किल हो गया है। 19 जुलाई 2023 को ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 2 महिलाओं को 1000 लोगों की भीड़ द्वारा जबरन नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया। यह घटना 4 मई 2023 की थी, जो एक मैतेई महिला के बलात्कार और हत्या की फर्जी खबर प्रसारित होने के बाद हुई थी और वीडियो के वायरल होने के कुछ ही घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए जवाब दिया कि
अन्यथा अदालत हस्तक्षेप करेगी। समाचार पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW को इस घटना की जानकारी थी, क्योंकि उन्हें जून के महीने में शिकायत मिली थी, लेकिन NCW ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। 20 जुलाई 2023 को मणिपुर पुलिस ने घोषणा की कि इस अपराध के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए तो हम समझते हैं कि इस मामले में आगे की राह क्या है, कैसे यह मामले को सुलझाया जा सकता है। विभिन्न समितियों द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार ST दर्जे मैतेई समुदाय के लिए मानदंड का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जैसे लोकूर समिति ने पहचान के लिए 5 मानदंडों की अनुशंसा की थी: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क का संकोच और पिछड़ापन। भूरिया आयोग वर्ष 2002 से 2004 ने जनजातीय भूमि एवं वन स्वास्थ्य एवं शिक्षा पंचायतों के कार्यकरण और जनजातीय महिलाओं की स्थिति जैसे 5वीं अनुसूची के कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2013 में प्रोफेसर वर्जीनियस सासा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसे जनजातीय समुदाय से संबंधित 5 महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया। नंबर 1 आजीविका एवं रोजगार, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 स्वास्थ्य, नंबर 4 अनैच्छिक विस्थापन एवं प्रवासन और 5 विधिक एवं संवैधानिक मामले। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA 1958 का निरसन क्षेत्र में मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी व्यवस्था निष्पक्ष एवं पारदर्शी है, ताकि सुरक्षा बलों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके। सरकार को क्षेत्र के लोगों में स्वामित्व और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन करना चाहिए। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।